वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये भी हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, याददाश्त बहुत अच्छी हो, ये भी संभव है कि आपने परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हों। लेकिन क्या इन सब गुणों के चलते आप रिट परीक्षा में अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि रिट की तैयारी का एक विशेष तरीका है और आज हम उस विशेष तरीके पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी स्कोरिंग रही थी 150 में से 124। जो मैंने किया वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक भी मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सभी लोगों को ये पता चले कि रिट की तैयारी आखिर करते कैसे हैं, वो कौन सा तरीका है जो हमें फॉलो करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। तो रिट की तैयारी की शुरुआत कैसे करें? देखिए, किसी भी काम को करना बहुत आसान है, बशर्ते उसकी शुरुआत सही हो जाए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी कार्य की शुरुआत करना। तो ये शुरुआत कैसे करते हैं, आज हम इसको देखेंगे। मान लेते हैं कि आपने रिट की परीक्षा देने का मानस बना लिया है और आप रिट की इस परीक्षा में शामिल होंगे, परीक्षा देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम तैयारी कहां से शुरू करें, वो जीरो कौन सा है जहां से हमें तैयारी की शुरुआत करनी है। तो आइए इन सब रणनीति पर चर्चा करते हैं और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, जितना मुझसे संभव होगा मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप सिलेबस को हासिल करें। आपका जो भी ऑप्शनल है और जो भी कंपलसरी पेपर है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और ये पेडागॉजी, इन तीनों के और ऑप्शनल के सिलेबस को हासिल करें। एक बार जब सिलेबस आपके हाथ में आ जाए, उसके बाद आप ये काम करें कि उस सिलेबस में उन चीजों पर टिक का निशान लगा दें जो चीजें आपको अच्छी तरह आती हैं, या जिन चीजों के बारे में आपको भरोसा है कि मैं इन्हें पढ़ के अच्छी तरह से तैयार कर सकता हूं, 360 डिग्री के नजरिए से तैयार कर सकता हूं और कहीं से भी प्रश्न आएगा तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। अब आपके सिलेबस में वो चीजें बच जाएगी जो आपको डिफिकल्ट लगती है। इस दुनिया में डिफिकल्ट कुछ नहीं है। जो चीजें हमें बेटर हमारे ट्यूनिंग से मैच खाती है वो सरल लगती है, जो हमारे ट्यूनिंग से मैच नहीं खाती वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। तो जब ये एरियाज सेलेक्ट हो जाएं कि ये चीजें वो है जिन्हें मैं अच्छी तरह कर सकता हूं, तब आपके उस सिलेबस, उस पेपर पे वो चीजें बच जाएगी जो आप बेटर तरीके से नहीं कर पाते। दूसरा चरण यह है कि सिलेबस के उन बिंदुओं को आप एक कागज पे लिखेंगे जो बिंदु आपके लिए डिफिकल्ट है। इससे ये फायदा होगा कि आपका संपूर्ण सिलेबस 2 चरणों में बढ़ जाएगा। चरण 1 जो इजी है और चरण 2 जो डिफिकल्ट है। अक्सर ये होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये कहती है कि हमें सरलता से शुरुआत करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे कठिन चरण की ओर जाएं, पर मेरा मत थोड़ा सा अलग है, दूसरा है। मैं ये मानता हूं कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमारा दिमाग मैक्सिमम एक्टिव होता है, पूरी तरह से हमारी सारी क्षमताएं एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे चीजें हमारे लिए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन भंग होने लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने कागज पर जिन बिंदुओं को लिया है कि ये चीजें वो है जिन्हें मुझे अच्छी तरह तैयार करना है, शुरुआत वहीं से करें। अब इसके बाद ये है कि अब मटेरियल तैयारी के लिए हमें मटेरियल इकट्ठा करना है। सबसे पहला काम आप ये करें, 6ठी से 10वीं तक की पुस्तकें हासिल करें। जब एक बार आप ये किताबें हासिल कर लेंगे तो बहुत से उसमें अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि उन किताबों से अपने सिलेबस को मैच करने की कोशिश करते हैं। आपको ये कोशिश नहीं करनी है, उन्हीं किताबों के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसमें जितने पार्ट है, जितने चैप्टर है, जितने तथ्य है, वो सारे आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो 6ठी से 10वीं तक की किताबें जब एक बार आपके पास आ जाए, आप उन किताबों को रखें और उसके बाद ये आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट का मटेरियल इकट्ठा हो गया। लैंग्वेज के लिए मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, वापस से रिपीट कर देता हूं कि 6ठी से 10वीं तक की जो ग्रामर की किताबें हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। उन्हीं से आप अपनी तैयारी करें, बहुत हो जाएगा वो मटेरियल आपके लिए। ये दूसरा चरण है। फिर आपके बचता है जो पेडागॉजी है, उसको किस तरह से करना है। आप किसी भी राइटर की पेडागॉजी की बुक उठा लेंगे, लेकिन वो बुक उठाकर पढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो मैंने किया था, आप 11वीं और 12वीं कक्षा की साइकोलॉजी की किताबें जरूर पढ़ें जो राजस्थान बोर्ड की है। ये किताबें आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। इससे आपकी मनोविज्ञान के प्रति एक थोड़ी समझ बढ़ जाएगी, समझ डेवलप हो जाएगी। आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से सोचा जाता है और उसकी भाषा आसान है, वरना डायरेक्ट आप अगर साइको और पेडागॉजी पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट महसूस होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले चरण की ओर। इस अगले चरण में हमें क्या करना है। जब ये सारा मटेरियल आपके पास जमा हो जाए,
उसके बाद अब मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि आप सामाजिक विज्ञान से हैं, सोशल स्टडीज से हैं, जिसका सिलेबस सबसे लंबा है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप छठी कक्षा की सामाजिक की पुस्तक उठाइए। आप देखेंगे कि उसमें वो ऐसी पुस्तक है कि आप चाहें तो 2 दिन में उसको पढ़ सकते हैं। हमें उसे सरसरी नजर से पढ़ना नहीं है। आप एक काम करें, एक कॉपी पास में रखें और उस पुस्तक में जितने तथ्य ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, चाहे वो इतिहास के हैं, चाहे भूगोल के हैं, चाहे राजनीति विज्ञान के, उन तथ्यों को उस कॉपी में उतार लें। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि वो जो 100, 125, 150, 200 पेज की जो भी छठी की किताब है, जब आप तथ्य उतारेंगे अपनी नोटबुक के अंदर तो मुश्किल से वो 20 से 25 पेज में सिमट जाएगी। फिर यही रणनीति आप 7वीं कक्षा के साथ अपनाएं और यही रणनीति आप 8वीं कक्षा के साथ अपनाएं। छठी, 7वीं, 8वीं की किताबों के जितने जितने फैक्ट्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में ले लें। उसके बाद बचता है आपके 9th और 10th। आप थोड़ा विराम लें और पहले छठी से 8वीं तक के जितने तथ्य आपके उस किताब में, आपके उस नोटबुक में आए, इनका रिवीजन आप स्टार्ट कर दें। 9th, 10th को फिलहाल होल्ड पे रखें, उनको बाद में देखेंगे। जब आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज कर लेंगे, आप पाएंगे कि 30-40 पेज जो आपने ही लिखे हैं उनको रिवाइज करने में आप चाहें तो रोज कर सकते हैं और ये बड़ा आसान तरीका रहेगा आपके रिवीजन के लिए। फिर इसके बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अगले चरण में हमें क्या करना है कि 9th और 10th को लेना जरूरी है, क्योंकि करीब 30 से 35% पोर्शन कवर करेगी आपके खासतौर से 9th क्लास। 9th और 10th में भी आप ऐसा ही करेंगे। जो तथ्य किताबें लेंगे, जो तथ्य आपको नहीं मालूम है किताबों में, उन तथ्यों को आप सरल भाषा में नोटबुक में लिखेंगे। तो पहले छठी से 8वीं में आपकी नोटबुक के अगर 40 पेज बने हैं तो 9th और 10th के मिलाकर कुल मिलाकर 60 पेज और यानी कुल 100 पेज आपका सोशल स्टडीज का कंप्लीट मटेरियल आपका लिखा हुआ आपके पास आ गया। भरोसा रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है जो छठी से 10वीं के आपने नोट्स बनाए हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? आप इसमें एक काम करेंगे कि रोजाना इन 100 पेजों को पढ़ने का शेड्यूल बनाएंगे। अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि 2 दिन में एक बार पूरा हो जाए। वो भी संभव नहीं है तो 3 दिन में कम से कम एक बार आपका पूरा हो जाए। आपकी परीक्षा शायद फरवरी में होगी और अब आप अंदाजा लगा लें कि फरवरी तक आपके कितने रिवीजन हो जाएंगे। मैं बता दूं कि मेरे सामाजिक विज्ञान में 60 में से 57 नंबर की स्कोरिंग है, 57 मार्क्स। वो इसी तरह से मैंने प्राप्त किए। किसी गाइड की जरूरत आपको नहीं। आप अपना फोकस सिर्फ इन चीजों पर रखें, आप वैसे ही सफल हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं भाषाओं की ओर। अगर आपको लगता है कि आप रटने में बहुत एक्सपर्ट हैं, चीजों को तेजी से याद कर पाते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लैंग्वेज 1, जो लैंग्वेज 1 है उसके रूप में आप हिंदी को चुनें और लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी को रखें। क्योंकि अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आप ग्रामर पोर्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी है उसका जो सिलेबस है वो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। उसमें लिंकिंग डिवाइसेस है, बहुत सरल है, एक 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। उसका एक चार्ट मैं आपको दे दूंगा, सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं। फिर आप आ जाएंगे इन्फेरेंस है, फिर पोएम आएगी और उस पोएम में आपको बताना है अलिट्रेशन क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है। एक वीडियो में बना चुका हूं, आप सिर्फ वो देख लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। मॉडल्स का वीडियो ऑलरेडी ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन पे आ चुका है, वो आप कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स का टॉपिक है। अब लड़के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि जो बाजार से किताबें लाते हैं, किसी में 250 फ्रेजल वर्ब है, किसी में 300 इडियम्स है। क्या आप ये याद कर पाएंगे? नहीं। बेटर रास्ता है कि छठी, 7वीं, 8वीं इन 3 कक्षाओं की अंग्रेजी की पुस्तक देखें। इसमें जितनी फ्रेजल वर्ब्स और जितने इडियम्स हैं, हर चैप्टर के बाद ये लिस्ट आती है, सिर्फ उनको कवर कर लें। आप पाएंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं है। फिर आगे आप आएंगे तो लिटरेरी टर्म्स में आपके आ जाएगा सोनेट है, शॉर्ट स्टोरीज है, ड्रामा वगैरह। बहुत आसान है इनको समझना, तो ये काम आपका आसानी से हो सकता है। तो अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है और आपने उसको लैंग्वेज 1 के रूप में रखा है तो आपको फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि उसमें आप 30 में से 25 नंबर ला सकते हैं। और अंग्रेजी आपकी वीक है और आपने इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में रखा है तो भी आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप में समझने की ताकत है, आप आसानी से 22 से 25 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। जहां तक पेडागोजी का सवाल है, मैं वापस आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। आप ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी की किताब सरसरी नजर से पढ़नी है, याद नहीं करना है, सरसरी नजर से पढ़नी है। पढ़ लेंगे, उसके बाद आप किसी भी, जैसे वंदना जाधव ने किसी के भी साइको के नोट्स उठाएंगे, एजुकेशन पेडागोजी के नोट्स उठाएंगे, सफिशिएंट है आपके लिए। आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सामने सवाल आता है कि जब ये सब चीजें हमारे पास आ गई,
हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली। अब उस स्ट्रेटेजी को वापस समअप कर लेते हैं। नंबर 1 हमें क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूं कि आपको किस तरह से शुरुआत करनी है, आगाज कैसे करना है। नंबर 2 पे आपको यह ध्यान रखना है कि नोटिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे लेने हैं। नंबर 3 पे आपको यह ध्यान रखना है कि रिवीजन का शेड्यूल कैसे करना है। अब जहां तक मेरा सवाल है तो मैं आपको बता दूं, मैंने रिवीजन के शेड्यूल ऐसे बनाए थे कि मैं सोचता था कि सोशल स्टडीज के जो नोट्स मैंने लिए हैं 6ठी से 10वीं तक खुद बनाए हैं, इन नोट्स का रिवीजन मैं इस तरह से और इस गति से करूं कि 2 दिन में एक बार मेरा रिवीजन हर हाल में हो जाए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अगर आपके 4-5 रिवीजन हो गए, चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, बहुत ईजी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाएं। भाषाओं के मामले में थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, पारंपरिक मेथड से हटिए। लोग कहते हैं अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आप लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी चुनो, तो उसमें एक्टिव पैसिव और ये विलोम और समानार्थी और ये आते हैं। लेकिन मेरा मत थोड़ा दूसरा है, थोड़ा अलग है। आप जरा इस पे सोचिएगा तो आप पाएंगे कि लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी को चुनने से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रिवीजन होने के बाद किस तरह से खुद को जांचा जाए, अपनी तैयारी को कैसे परखा जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।